नमस्कार, मैं हूं कैलाश सालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। शख्सियत के इस दूसरे एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराते हैं संभाग की एक ऐसी हस्ती से जिसे लोग राजा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये राजा बुढ़ार के रहने वाले कारोबारी और पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी जी के पुत्र राजकुमार सरावगी उर्फ राजा। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। सफल कारोबारी, सफल राजनीतिक, और भी कई नाम आपके हैं। कुछ लोग आपको व्यवसायी मानते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि जो संभाग की राजनीति है उसके कहीं ना कहीं आप एक धुरी हैं। भले ही एक छोटे से नगर में बुढ़ार में हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव आते हैं, उस समय एक धुरी रहती है आपकी। और ये भी माना जाता है कि बुढ़ार और कोयलांचल में वही होता है जो राजा चाहता है। नहीं, ऐसा कहना तो आपका गलत है कि वही होता है जो राजा चाहता है। शुरू से जब से मैं बुढ़ार वापस आया हूँ तब से मेरे परिवार में मैंने राजनीति देखी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझे राजनीति का मतलब राजनीति हमारे लिए कोई एक राजनीति का माध्यम, हमारा एक सेवा का माध्यम था, लोगों से जुड़ने का माध्यम था। क्योंकि मेरे पिताजी काफ़ी समय से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े थे, समाज से जुड़े थे और समाज सेवा का माध्यम उन्होंने राजनीति को चुना था। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे हम भी चले और लोगों से संपर्क होता गया। और इत्तेफाक से उसी टाइम पे अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे, उनसे मेरा जुड़ाव हुआ और मैंने कांग्रेस से अपनी राजनीति का सफ़र चालू किया। और वहाँ से जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे राजनीति के क्षेत्र में आए और लोगों के बीच में काम करते करते लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। और उसके बाद इत्तेफाक से पापा को 2003 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक की टिकट मिली और वहीं से उनका राजनीतिक राजनीति में मैं और ज़्यादा सक्रिय होता चला गया और लोगों से मिलता रहा। और लोगों से मिलते मिलते और भी बहुत से अवसर मिले जहाँ पे मुझे अच्छा काम करने का मौका मिला, लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। और मेरा एक स्वभाव था कि मैं जो कह देता हूँ वो करता हूँ। तो एक लोगों के मन में एक धारणा बन गई कि अगर राजा सरावगी ने कोई चीज़ बोल दी है तो निश्चित रूप से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक लोगों का ये विश्वास मेरे प्रति मुझे राजनीति में आगे ले गया। हालांकि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं हासिल कर पाया, लेकिन दूसरों के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया है। लोग सुर्खियों के पीछे भागते हैं। एक कारोबारी जब एक सफल कारोबारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि पैसा कमाने के बाद शोहरत कमानी है, नाम कमाना है। राजनीतिक भी लोग आते हैं सेवा के नाम पे, लेकिन शोहरत के पीछे भागते हैं। लोगों का ऐसा मानना रहता है कि आप हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे कारण कोई भी हो। छात्र जीवन की बात ले ले तो आपने छात्र जीवन में शहडोल में भी पढ़ाई की, बुढ़ार में भी की और मसूरी में भी की, और कई जगह आपने छात्र जीवन रहा आपका। और उसके बाद जब आप कारोबार में आए, आप राजनीति में आए, तो 2003 और 4 की बात होगी जब राघवेंद्र सिंह का यहाँ कलेक्टर रहा करते थे और छोटेलाल सरावगी आपके पिताजी विधायक थे। उस समय एक बूम आया था, मतलब सबसे पहले नाम आया राजा राजा राजा। उससे पहले भले कोई नहीं जानता था, उतना नाम नहीं था, लेकिन एक बड़ा बूम आया उस समय 2004 के आसपास। एक घटना हुई थी, क्या था वो? आप राघवेंद्र सिंह जी के घटना के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए, अभी तक लोगों को बड़ी भ्रांति है इस विषय पे कि मैं राघवेंद्र सिंह जी को मारने के लिए गया था और मैं उनको गाड़ी चढ़ाने के लिए गया था। अब मैं उस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी वो जो मैटर है वो कोर्ट में है सब अभी। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई है और बाहर नहीं भी होती, लेकिन एक पढ़े लिखे होने के कारण मुझे ये मालूम है एक आईएएस और एक आईपीएस, ये दो एक ऐसी मतलब अपने भारतवर्ष की दोनों एक ऐसी बड़ी एजेंसीज़ हैं जिनसे आप इनके साथ अगर आप कुछ गलत करने का प्रयास करते हैं तो बहुत ही आपका जीवन ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मान के चलिए, उस टाइम मैं गया था, मैंने गाड़ी साइड में गाड़ी को मैंने साइड में लगा के मैंने उनसे केवल बातचीत की थी। वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसको लोगों ने ये बताया कि मैंने उनको गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया।
ये सरासर झूठ। और एक चीज़ सीधी सी बात है, अगर किसी का मानसिक रूप से अगर कोई किसी को मारना चाहता है या किसी को मतलब कत्ल करना चाहता है, तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं गाड़ी में होता और वो एक बार बचते, 2 बार बचते, तो इतना बड़ा ग्राउंड था, मैं तो चाहता 4-5 बार गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करता। और किसी को वहाँ पे एक भी खरोच नहीं आई। अब हो गया, उस टाइम पे राजनीतिक परिवेश ऐसा चल रहा था कि मुझे मतलब टारगेट करके मुझे फंसाया गया और मैं फंस गया। एक बार नहीं, कई बार ऐसे मौके आए आपके जीवन में जब आरोप लगे। हालांकि काफ़ी आरोप तो जब न्यायालय में पहुंचे तो निराधार भी साबित हुए। हाईकोर्ट तक ने उसमें फैसला दिया है कि जो आरोप थे वो गलत थे, जो FIR थी वो गलत थी। कई बार आपके जीवन में ऐसा आया? देखिए, मैंने तो कई बार मतलब अपने पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे कहा कि मेरी सूक्ष्मता से जांच करा ली जाए, क्योंकि आप अगर मेरी फाइलें मंगाएंगे जो मेरे ऊपर FIR हुई है और उसका एक बार आप अध्ययन करेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि मेरी जितनी भी FIR हैं सब फिल्मी हैं। मतलब एक के ऊपर मैं गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करता हूँ, उसको एक खरोच नहीं आती, उनको एक खरोच नहीं आती और मेरे ऊपर 307 का मामला बन जाता है और मुझे उसमें सज़ा भी हो जाती है। 5 वर्ष की मुझको सज़ा हुई। दूसरी बार एक और 307 का मामला लगा जिसमें ये कहा गया कि मैंने एक व्यक्ति को चलती ट्रक के सामने फेंक दिया। चलते ट्रक के सामने फेंकने के बाद भी उसको खरोच नहीं आती, उसको चोटें नहीं आती। और अगर कोई ट्रक चाहे जितनी स्पीड से आ रहा हो, चाहे 40 की स्पीड पे हो, चाहे 50 की स्पीड पे हो, अगर आप किसी को चलते ट्रक के सामने फेंकेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गंभीर चोटें आएगी। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा मेरे ऊपर 307 लगाया गया था जब अभी 2019 के 2018 के चुनाव के बाद। उसमें मैं बुढ़ार थाने में बैठा था और मेरे ऊपर 307 लग गया। मैं तो बड़ा ताजुब मानता हूँ कि थाने में बैठे बैठे मैंने गोली चलाई और रजनीकांत की फिल्म की तरह गोली घूमते हुए। ऐसा क्यों आपको लगता है कि केवल आपको क्या कोई टारगेट बनाया जा रहा था कि कोई ऐसा क्यों आप ही के साथ? और भी तो शहर में या ज़िले में मैं भी, देखिए यही सवाल मेरे से कई लोगों ने पूछा, मैं ही क्यों जी। और अब कैमरे पे मैं इसका क्या जवाब दूं कि मैं ही क्यों। अब आप भी पत्रकार हो, पत्रकार जगत में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति को क्यों फंसाया जाता है, किस लिए फंसाया जाता है। अच्छा, अगर मेरा कोई नेचर क्रिमिनल नेचर होता तो आप मेरे ऊपर करीब 15-16 मामले हैं और 15-16 मामलों में कम से कम 6-7 मामले तो केवल 107-16 के मामले हैं। मतलब शांति भंग ना हो उसको लेके है, ठीक है। और बाकी मेरे कोई भी मामले किसी गरीब वर्ग से नहीं है, किसी भी व्यापारी वर्ग से नहीं है। मेरे जितने भी मामले हैं जिनसे मेरा ज़मीनी विवाद चल रहा है 1-2 लोगों से और 1-आध अधिकारियों के हैं, बस वैसे मामले हैं। अगर मैं क्रिमिनल नेचर का होता तो मेरे ऊपर और भी अन्य प्रकार के मामले पंजीबद्ध होते। अच्छा, एक इस बात से अपन दूसरी तरफ चलते हैं। आप एक सफल कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं पूरे संभाग में, और दूसरी तरफ देखा जाए तो आप नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी रहे हैं बुढ़ार के, और भाभी जी शालिनी शरावगी जी अध्यक्ष भी रही हैं, बाबूजी विधायक भी रहे हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो इससे नेतागिरी से और इससे जुड़ी हुई है, राजनीति से जुड़ी हुई है आपकी। तो आप अपने आप को मानते क्या हैं? एक कारोबारी मानते हैं कि एक राजनेता मानते हैं? क्या मानते हैं आप अपने आप? नहीं, मैं तो देखिए बेसिकली हम लोग मारवाड़ी परिवार से आते हैं, हम लोग जैन हैं, मारवाड़ी परिवार से आते हैं, तो हम लोग के खून में तो व्यापार है, तो हम तो हैं व्यापारी। और राजनीति चूँकि राजनीति एक सेवा का माध्यम था तो उसमें भी आए तो जितना हो सका राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर सके करने का प्रयास किए। अब उसमें कोई, हम तो अपने आप को राजनीति में असफल मानते हैं, व्यापार में ज़रूर सफल मानते हैं। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर अखंडित जो शहडोल अभी जो जिला था अब संभाग बन गया है जी। यहाँ के लगभग शहरों में, कस्बों में आपके नाम से तो लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं। शख्सियत के कार्यक्रम में आपको बुलाने का उद्देश्य यह भी था कि लोग आपसे रूबरू हो सके, आपके बारे में जाने। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ पर हुई? आपने कहाँ पर शिक्षा अर्जन की और क्या एजुकेशन ली आपने?
देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं जब 3 साल का था, 3 साल का, तो लगभग तभी पापा जी ने मुझे मतलब मसूरी में मेरा दाखिला कराया। तो मैं सबसे पहले मेरी नर्सरी से लेके 6 तक की जो मेरी एजुकेशन थी मैं मसूरी में था। फिर 6 के बाद मुझे पापा ने मद्रास त्रिवेणी एकेडमी में मेरा एडमिशन मद्रास में करवाया। तो 10th तक मैं वहाँ पे मद्रास में था। उसके बाद मुझे आगे की शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए मुझे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाना था। तो मेरा एडमिशन नागपुर के JS कॉलेज में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय पिताजी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई थोड़ा सा मतलब ब्रेक कह लीजिए, मेरी पढ़ाई में ब्रेक लगा और मुझे वापस बुढ़ार आना पड़ा। और वहीं से मतलब मेरी पढ़ाई आप मान के चलिए कि रुक सी गई, थम सी गई, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ख़ास शिक्षा रह नहीं गई थी। व्यापार चूँकि देखने लगे थे, व्यापार में आने लगे थे, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा शिक्षा है। उसके बाद फिर मैंने यहीं कॉन्वेंट में कॉमर्स में था मैं, चूँकि पूरे ज़िले में, पूरे संभाग में कहूँ 2 ही जगह कॉमर्स था, एक रघुराज हायर सेकेंडरी स्कूल में और दूसरा कॉन्वेंट में। चूँकि मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी, तो मैंने कॉन्वेंट में एडमिशन लिया था। उसके बाद फिर 11th-12th मैंने यहीं शहडोल से किया। उसके बाद फिर मैं आगे की हायर एजुकेशन के लिए मैं सिम्बोसिस पूना में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन फिर 1 साल में वहाँ रहा, मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा, फिर मैं वापस आ गया। तो मैंने BCom जो है बुढ़ार नेहरू डिग्री कॉलेज से किया। बस BCom मेरा आखिरी शिक्षा के क्षेत्र में आखिरी कदम था। वैसे अगर मैं कहना चाहूँ तो शिक्षा तो एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना आप विद्यालय और विश्वविद्यालय बिना जाए भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। जीवन के हर पग पे, हर कदम पे आपको एक नई शिक्षा मिल सकती है। चाहे वो आप ठेले पे खड़े हो जाओ, चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, चाहे आप मैकेनिक शॉप में चले जाओ, तो शिक्षा तो आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो। पढ़ाई के बाद जब आप कारोबार में उतरे तो कोयलांचल पूरा इस बात का गवाह है कि वो मदद या वो पिताजी का नाम जो था, उस नाम के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। आपने खुद ही अपनी एक लाइन बनाई और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। शुरुआती दिनों में परेशानियां आई होंगी, पिताजी के नाम का सहारा तो ज़रूर मिला होगा कि छोटे लाल सरावगी बड़े कोयला व्यापारी हैं, बड़े कारोबार हैं उनके, और फिर राजनीति में भी थे वो, उनका लाभ भी मिला होगा। क्या परेशानियां आई, कैसे मतलब आपने शुरुआत दिनों में कैसे अपना सफ़र तय किया? देखिए, जब मैं वापस आया तो चूँकि पिताजी कोयले के क्षेत्र से जुड़े थे और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र से जुड़े थे, तो मेरा भी ज़्यादातर ध्यान उसी में मतलब कोयले के क्षेत्र में ही था। तो मैं पिताजी से ज़्यादा, ये तो कहना गलत होगा कि पिताजी का सहयोग नहीं मिला, उनका आशीर्वाद और सहयोग ही है जो आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ, मैं सुखी हूँ अपने संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। तो जो भी है मिला है उनका नाम और आशीर्वाद से मिला है। ये ज़रूर है कि शुरू में मैं जब व्यापारिक क्षेत्र में आया तो मैंने अपने स्तर पे और अपने तरीके से काम करने का प्रयास किया, और उसमें कहीं पे सफल भी रहा, कहीं पे असफल भी रहा। लेकिन मुख्य रूप से मुझे सफलता तब मिली जब 2006 में मुझे मैहर सीमेंट का काम मिला। वहाँ से मैंने वहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर मैंने आगे मैं बढ़ता चला गया। कारोबार के साथ जब आप उसके कॉलेज की लाइफ में थे, आप उस समय आपका वैवाहिक जीवन, आपकी शादी हुई, वो भी एक इंटरेस्टिंग मतलब पार्ट था आपकी लाइफ का। आपके जानने वाले, आपके मित्र बताते हैं कि मतलब एक फिल्मी स्टाइल में भैया का प्यार हुआ और फिर शादी हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो मेरा, आप उसको इश्क प्यार जो है प्यार कह लीजिए, ये किसी को नहीं मालूम था कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ या किससे क्या है। जब मैंने 2000 में शादी की तभी लोगों को पता चला कि मतलब यहीं पे हमारे स्वर्गीय ससुर जी जो हैं डॉक्टर PC जैन, उनकी बड़ी पुत्री थी शालिनी सरावगी, उनसे मैंने विवाह किया। और कोई नहीं जानता था कि हम लोग के बीच, और मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, हम लोग का केवल जो संपर्क था वो केवल एक टेलीफोनिक संपर्क था।
चूँकि मुझे लगा कि मेरे लिए ये मतलब यही मेरे लिए उपयुक्त हैं, तो मैंने उनसे जबलपुर में गायत्री समाज में जाके मैंने उनसे विवाह किया। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको प्यार जो होता है वो लाइफ बनती है उनकी, आप भी उसमें से खुशनसीब हैं। देखिए, उनमें बहुत काबिलियत है, जो शालिनी है उनमें बहुत काबिलियत है और मेरे हर सुख दुख में वो खड़ी रही हैं। ये अच्छी नसीब की बात है, ये बात सही है, लेकिन हम लोग का सब अच्छा है और हम लोग मुझे मतलब हम दोनों को अपने एक दूसरे के निर्णय में कोई तकलीफ़ नहीं। मैं यूएन में इंडिया की आवाज़ बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। लोग आपको जिद्दी मानते हैं कि मतलब जो जिद आ गया, जो मन कर गया वो करना है। मतलब पिताजी को पसंद था या नहीं पसंद था, शादी करनी थी तो अपन ने शादी की, अपने को यहाँ पढ़ाई करनी थी की तो की, नहीं की तो नहीं की। बुढ़ार में चाहे स्थानीय चुनाव की बात हो या किसी कारोबार की बात हो, आपके मन में जो बैठ जाता है आप उसको करते हैं। देखिए, मान के उसको करते हैं। देखिए, हर इंसान को जिद्दी होना चाहिए। अगर आप में जिद नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और बात ये नहीं है कि मतलब मुझे शादी करनी है तो करनी है, या देखिए वो आपका पूरे जीवन का एक सफ़र है। अगर आप उसको उस निर्णय को अगर आप सही ढंग से नहीं ले सकते हैं तो भी मेरा ये कई आप देखते होंगे कई शादियाँ, मैं ये नहीं कहता कि अरेंज मैरिज सफल नहीं है कि लव मैरिज सफल नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक आपका स्वभाव एक दूसरे से मिलना चाहिए, तो आपका जीवन सफल रहता है। और जिद नहीं कहूँगा मैं उसको, हाँ, लेकिन ये है कि अगर मैंने कुछ करने की सोची है तो मैं उसको करता हूँ। मेरा ये मानना है, चाहे जिस तरीके से भी जिस काम का बीड़ा आपने उठाया है उस काम को आपको पूर्ण रूप देना मतलब आपका मतलब लक्ष्य होना चाहिए, तब आप सफलता की ओर जाते हैं। ठीक है, बहुत जगह आपको नुकसान हो जाता है, बहुत जगह आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो नहीं सफल हुए तो कोई बात नहीं, प्रयास दोबारा करना चाहिए। ये भी माना जाता है कि कोयलांचल में खासकर राजा का सिक्का चलता है। देखिए, ये कोई सब भी कारोबार की बात हो चाहे राजनीति की बात हो, अगर राजा की सहमति है या राजा की जानकारी में है तो वो काम होगा, नहीं तो राजा की मर्जी के बिना वहाँ कुछ नहीं होता कोयलांचल में। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा ये गलत है। ऐसा नहीं है कि मेरा सिक्का चलता है। ये क्या है, एक लोगों ने मुझे बदनाम किया है। मतलब बदनाम क्या है कि वहाँ पे क्या है कि अब शुरू से 2003 से जब पापा विधायक थे तो एक टेंडेंसी चली वहाँ पे लोगों के बीच में कि हम किसका नाम लें तो हम बच सकते हैं, या हम किसका नाम लें तो हमको दिक्कत ना आए। तो वहाँ से मेरे नाम का उपयोग होना चालू हुआ। मतलब आप मानते हैं कि आपका ऐसा नाम था जिसका उपयोग किया जा सकता था? मैं ये मानता हूँ कि मेरे नाम का उपयोग हुआ और अत्यधिक उपयोग हुआ, जिसको आज भी मैं झेलता हूँ। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि झेलता हूँ मैं। आज भी बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे लोग अगर कुछ कर रहे हैं और वहाँ पे कोई व्यक्ति पहुँच जाए या कोई भी पहुँच जाए और उनको दिक्कत होती है, तो ये बोलते हैं कि राजा सेठ का काम है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। जबकि हमको ये कभी जानकारी नहीं रहती कि ये कोई हमारे नाम से ये काम चल भी रहा है। चलिए, तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद भी ये तो माना ही जाता है कि एक आप सफल कारोबारी हैं। तो आज की परिदृश्य में जो युवा हैं, न उन्हें नौकरी मिल रही है और एक कारोबार के लिए वो परेशान रहते हैं कि जीवन यापन कैसे करें, छोटी पूंजी है, किसी के पास लाइन नहीं मिल रही है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे आगे बढ़ें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं अपने क्षेत्र में ये कहूँगा, बहुत सीमित हम लोग का जो क्षेत्र है, एक तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पे बहुत ही सीमित साधन है रोज़गार के लिए। और यहाँ पे मेरी भी कई बार देखता हूँ मैं कि अपने क्षेत्र में बेरोज़गारी खूब ज़्यादा है और अपने क्षेत्र से लोग
मतलब काफ़ी हमारे क्षेत्र के युवा लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोज़गार के लिए। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत मैं ये मानता हूँ कि जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये देखना चाहिए कि इस क्षेत्र के युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, मैं अपने क्षेत्र के युवाओं से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई रोज़गार आता है और मान लीजिए कोई शुरुआत में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मतलब मेरे को इस रोज़गार में या जो भी रोज़गार मुझको कंपनी दे रही है, तो एक बार आप उस रोज़गार को अपनाओ और उसमें एक बार अपने कदम रखो। चीज़ें ऐसी नहीं है कि आज आप उस जिस सैलरी में आप उस रोज़गार को आप उस जॉब को ज्वाइन कर रहे हो, आगे वो चीज़ें नहीं बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप उस चीज़ में आते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है और धीरे धीरे आप उस एक्सपीरियंस को लेके फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। और सीमित पूंजियों के साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतना आसान नहीं होता आज के परिवेश में, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो इतनी अत्यधिक लागत वाले हो गए कि छोटी पूंजी वाले उसमें सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैं अपने क्षेत्र के लोगों से कहूँगा ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसे बहुत सी काम है जिसमें सीमित पूंजियों के साथ भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने क्षेत्र में कोयलांचल का क्षेत्र है, सरकार आपको तमाम तरीके की सुविधाएं दे रही हैं, बैंक से आपको ऋण दिलवा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार भी प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन कम साधनों के साथ ज़्यादा मेहनत के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकते, और लोग बढ़ते भी हैं। एक सफल राजनीतिक होने के साथ एक आप बड़े कारोबारी भी हैं, और आपके कारोबार की गिनती की जाए तो लोग उंगलियों गिनाते तो उंगलियां ख़त्म हो जाती है। वैसे पूछा जाए कि आप क्या नहीं करते हैं और इतना सब कैसे कर लेते हैं। एक साथ ही जैसे कंप्यूटर में भरी रहती हैं, तो कभी इसको क्लिक किया कभी उसको क्लिक किया, हार्ड डिस्क में कितनी मेमोरी है, इतना काम कैसे, इतनी टेंशन नहीं होती आपको काम करने में? देखिए, लोगों का ये कहना है कि मैं बहुत मतलब मेरे बहुत से व्यापार हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे बहुत से नहीं, मेरे केवल 2-3 व्यापार हैं। एक मेरा कोल ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और दूसरा मेरा पेट्रोल पंप है, और तीसरा मेरा वुड सप्लाई का काम है। बाकी जितने भी व्यापार हैं, जैसे मेरे बहुत से लोग थे जिनको व्यापार करने की इच्छा थी, तो मैंने अपने दोस्तों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाया है, और उसमें बहुत से नाम हैं। अब उनके व्यापार को आप मेरे से जोड़ दो तो वो गलत है। ये ज़रूर है कि मैंने उनके काम को सपोर्ट करने के लिए मैंने उनको आर्थिक सहायता की, आर्थिक मदद की। उसमें से काफ़ी नाम ऐसे हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ये कहना गलत कि उसमें मेरी भी हिस्सेदारी है, तो ऐसा नहीं है। लोग ज़रूर ये कहते हैं कि उनका व्यापार है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे 2-3 काम हैं जो मैं स्वयं संभालता हूँ, और बाकी जितने भी व्यापार मेरे नाम से हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे व्यापार नहीं, वो व्यक्तिगत मेरे दोस्तों के व्यापार हैं। लगभग 45 साल के आसपास आपकी उम्र हो चुकी है जी। और भविष्य में आपकी क्या रणनीति है? राजनीति में क्या करना चाहते हैं? नहीं, मेरा अब राजनीति से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, और अब राजनीतिक क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रह गया है, क्योंकि मतलब मैंने अनुभव किया है कि राजनीति में मैं टारगेट होता हूँ, और इस बार की जो घटना मेरे साथ हुई थी उससे मैं काफ़ी आहत हूँ, क्योंकि सब कुछ देने के बाद हमारे परिवार को राजनीति में कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन जो एक मेरे साथ जितनी भी घटनाएं होती चली गई, अब मैं उनसे दूर रहना चाहता हूं। मैं, और इसका एक ही माध्यम है कि अगर मैं राजनीति से दूर रहूंगा तो मैं इन चीज़ों से बचा रहूंगा, इसलिए मैं राजनीति से बहुत दूर होना चाहता हूं। भाभी जी सक्रिय राजनीति में है भारतीय जनता पार्टी की, ये उनका अपना निर्णय है। मैंने आज तक, शुरू से लेकर आज तक, उनके किसी भी निर्णय पे उनका विरोध नहीं किया, उनके समर्थन में ही रहा हूँ। अगर वो आगे मुख्य रूप से राजनीति करना चाहती हैं तो स्वागत है, उनको करना चाहिए, क्योंकि उनमें वो काबिलियत भी है, उनमें काबिलियत है, उनमें क्षमताएं हैं। वो अपनी क्षमताओं को जितना आगे बढ़ा सकती हैं वो आगे बढ़ाएं, मैं उनके सहयोग के लिए पीछे खड़ा हूँ। मान लीजिए आपको या भाभी जी अलग तो है नहीं, कभी विधायक बनने का मौका बनता है यहाँ पर, तो उस समय आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्षेत्र में क्या विकास आप चाहते हैं? शेड्यूल पे, बुढ़ार पे,
इस अंचल के लिए क्या देंगे आप? देखिए यहाँ पे अपना एक मैंने पहले भी कहा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे योजनाओं के नाम पे बहुत पैसा आता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जितना पैसा दूसरे ज़िलों में आता है उससे कई गुना ज़्यादा, लेकिन आप मूल रूप से देखेंगे तो वो धरातल पे उतर नहीं पाता। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी उस चीज़ का आकलन नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपके समाचार पत्रों के माध्यम से ही आपने पढ़ा, मैं तो बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन जब भी पढ़ता हूँ आजकल मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही पूरे पेपर छप जाते हैं तो उसमें पढ़ता हूँ कि आज यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, आज यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन कभी भी इन पेपर के माध्यमों से ये नहीं पढ़ता कि इस भ्रष्टाचार पे ये कार्रवाई हुई। मेरा तो ये मानना चाहेगा कि जब तक केवल आप ये मान के चलिए कि केवल पब्लिक के गलत कामों पे कार्रवाई होगी और प्रशासन के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसी भी क्षेत्र का उन्नयन नहीं हो सकता, कोई भी क्षेत्र तरक्की नहीं कर सकता। केवल अच्छा मैं पब्लिक से, जैसे आज आप कहते हैं जैसे रोडें बनती हैं, रोड टूटती हैं, अपने घर के सामने नाली बनती है, नाली टूटती है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारी जवाबदारी नहीं है। लोगों को ये भी मान के चलना चाहिए कि ये जो नाली बन रही है सरकार ने पैसा दिया है, तो आने वाले 10 साल 15 साल के हिसाब से पैसा दिया है, तो पूरे मोहल्ले के लोगों को भी इकट्ठा होकर उसका निर्माण कार्य को देखते हुए वैसा निर्माण कराना चाहिए कि 15 साल वो टिक सके। तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी, ये केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, लेकिन अपने क्षेत्र में आदिवासी अंचल है तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अपने यहाँ महुआ, अपने यहाँ और भी यूकलिप्टस और भी वन से जुड़ी वन उपज जो है, काफ़ी वन उपज है, इन चीज़ों पे भी लोगों को अपना वो करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा, लोग अपने क्षेत्र से अच्छी वन उपज ले जाके विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बाहर के लोग आके अपने यहाँ काम कर रहे हैं और अपने लोकल लोग उस चीज़ को उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। अपने यहाँ बाहर से लोग आके ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र का आदमी केवल 10 रुपये 20 रुपये टन में काम कर रहा है। तो लोग यहाँ पे संगठित ही नहीं हैं, लोग दूसरों को मौका देते हैं कि लोग बाहर से आके काम करें। और CBM प्रोजेक्ट है यहाँ पे, रिलायंस है यहाँ पे, ओरिएंट पेपर मिल है यहाँ पे, SCCL है, लेकिन यहाँ पे इसलिए कोई काम नहीं हो पाता क्योंकि कोई राजनीतिक स्तर पे इनसे जाके बात ही नहीं करता है कि आप हमारे क्षेत्र के लिए कुछ काम करिए, कुछ नहीं। के लोग जो हैं, युवा हैं, पलायन करके बड़े शहरों में जाते हैं। नहीं, उसका कारण है ना कि यहाँ पे कोई रोज़गारी नहीं है। आज आप एक चीज़ ये देखिए, आज हमारे यहाँ कॉलरीज़ हैं, कॉलरीज़ में हमारे गरीब किसान भाइयों की या जो सक्षम किसान भाई भी हैं, उनकी ज़मीनों को आपने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन आज SCCL उनकी ज़मीन को अधिग्रहण करने के बाद कोल इंडिया केवल मुआवजा दे रहा है, उनको नौकरी नहीं दे रहा। नौकरी के नाम पे उनसे इतने कागज़ों की मांग की जाती है कि कम से कम 5-5, 6-6 साल जो है वो केवल कागज़ देते रह जाते हैं। मेरा ये कहना है, जब सीधा सा नियम है कि 2 एकड़ पे एक नौकरी मिलनी है, तो आप ज़मीन ले रहे हो ना, बस सीधी सी बात है। जब आपने ज़मीन ले ली उसकी, तो अब आपको और क्या कागज़ चाहिए उससे? भाई सीधी सी बात है, जिसका नाम खसरे में लिखा है, उससे आप एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लीजिए, उसको नौकरी चाहिए तो नौकरी दीजिए, पैसा चाहिए तो पैसा दीजिए, लेकिन उसके लिए 5-5, 6-6 साल लग जाता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा क्यों होता है। आज आप खैरा
खदान का देख लीजिए, हमारे आज भी कितने बेरोज़गार भाई हैं, किसान भाई हैं जिनकी ज़मीनों को अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन आज उनको नौकरी नहीं दी गई। आप कोयला तो निकाल रहे हो। मेरा ये मानना है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान भाई हैं उनको तभी उस भूमि पे कोयला निकालने की अनुमति देनी चाहिए कोल इंडिया को, जब तक पूर्ण निर्णय ना हो जाए। और इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बड़े अधिकारी बैठ गए और कॉलोनी के बड़े अधिकारी बैठ गए और हमारे किसान भाइयों के जीवन का फ़ैसला कर दें। आप भी जानते हो उन टेबलों पे कैसे फ़ैसले होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी इस टाइप के निर्णय होते हैं तो उन्हीं किसानों में से अच्छे लोगों को भी, और जो मतलब जिनकी सोच अच्छी, मतलब जो अच्छी सोच रखते हैं और जो दिमागदार हैं, आप उनको भी लीजिए, और जिनकी सोच बिल्कुल नहीं है उनको भी लीजिए, कि एक ऊपर वाला बता सके कि हमारा हित क्या है और एक छोटा वाला भी बता सके कि मेरा क्या हित है। आप दोनों का लेके निर्णय करिए, उसके बाद आपको कोयला निकालना, आप कोयला निकालिए, आपको जो निकालना है वो निकालिए। लेकिन आप हमारी भूमि से कोयला निकाल रहे हो और हमको एकदम ठगा सा महसूस कर रहे हो। अभी आप देखिए रामपुर बटरा खदान खुलनी है, मात्र 9 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। 9 लाख रुपए एकड़ से मुआवजा दे दिया, और 9 लाख हम तो कहते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन हमको दे दीजिए, हम उससे 50 लाख का कोयला निकाल के आपको दे देंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन कम से कम आप उस गरीब की जिसकी ज़मीन आप ले रहे हो, जीवन भर की उसकी पूंजी ले रहे हो, उसको सही ढंग से विस्थापित तो करिए। वो अपने यहाँ नहीं होता है। हम आशा करते हैं कि आप कारोबार में नई ऊंचाइयों को छुएं और राजनीति में आप प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।